माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अर्थात साम्य स्थिरांक पर। क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किस प्रकार से किसी अभिक्रिया विशेष के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेरिवेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर। इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, माय डियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अर्थात साम्य स्थिरांक ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो सेम कंडीशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ ऑफ डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, दोनों ही डायरेक्शन में हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अर्थात साम्य स्थिरांक, उसकी जो अग्रभिक्रिया है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन विपरीत अभिक्रिया की रेट कांस्टेंट, जिन्हें कहते हैं वेग स्थिरांकों का क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है, कंसीडर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से किसी इक्वेशन विशेष के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेरिवेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिएगा रिएक्शन है स्मॉल ए मोल कैपिटल ए गैस प्लस स्मॉल बी मोल कैपिटल बी गैस। रिवर्सिबल रिएक्शन है। आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है स्मॉल सी मोल कैपिटल सी गैस और स्मॉल डी मोल कैपिटल डी गैस, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। होमोजीनस रिएक्शन है, समांगी गैसियस रिएक्शन है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर इन गैसियस फेज, सभी क्या हैं? गैसीय प्रावस्था में है। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो रहा है इनके मोल को ए के, स्मॉल बी से बी के, स्मॉल सी से सी के और स्मॉल डी से डी के मोल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने प्रोडक्ट के बन रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम अप्लाई करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि जो किसी रिएक्शन है उस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उसके रिएक्टेंट के जो पावर होती है उनके जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के, यानी अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसके लिए रिएक्टेंट ये हो गया ए और बी। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। एक्टिव मास है, पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कोष्टक में हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, जिसे एक्टिव मास कहा जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर स्मॉल ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर स्मॉल बी। तो यहां पे के एफ क्या है? के एफ है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इस अग्रभिक्रिया के लिए क्या हो गया? ये वेग स्थिरांक इसे हम कहते हैं, रेट कांस्टेंट इसे हम कहते हैं। इसी प्रकार से हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखें कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है? देखिएगा सी प्लस डी मिलके बना रहे हैं ए प्लस बी, इधर आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट क्या होंगे? सी और डी रिएक्टेंट होंगे और ये प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी इज इक्वल टू के बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। ठीक है, के भी क्या हो गया यहाँ पे? ये भी रेट कांस्टेंट है,
बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का Kf और Kb बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम साम्य पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमने आपको बताया कि क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, the state of reaction is known as state of chemical equilibrium। यानी कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी RF इज इक्वल टू RB। RF की वैल्यू है KF, कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A, कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B, तो RF की वैल्यू लगा दीजिएगा। RB की वैल्यू क्या है? KB, मोलर कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन D की पावर D, ये लिख दीजिएगा यहां पे। ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं KF अपॉन KB इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन D की पावर D अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A और मोलर कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B। यदि मान लीजिएगा ये क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF है, ठीक है, और KB क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। यदि KF अपॉन KB इज इक्वल टू KC, तो क्या कहता है कि रेशियो है रेट कांस्टेंट का किन के? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के, जिसे हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। तो KC इज इक्वल टू क्या हो गया? मोलर कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन D की पावर D अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन A की पावर स्मॉल a और मोलर कॉन्सेंट्रेशन B की पावर स्मॉल b। यहाँ पे KC क्या है? KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं साम्य स्थिरांक। ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज किया गया है? KC को जो है डेरिवेट करने में कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया है, इसलिए हम इसे लिखते हैं KC। C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है। कोष्ठक में ABCD लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो गैसेस हैं ABCD, ये इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम साम्य पर। जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश्ड हो जाए तब इनकी जो है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। समझ में आ गई बात? अब किसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं, किसी रिएक्शन के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। एक इक्वेशन हमने लिया है, होमोजेनस गैसेस इक्वेशन है ये भी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन है इज इक्वल टू 2NH3 गैस, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन का रिएक्शन है। गैसियस रिएक्टेंट हैं, गैसियस प्रोडक्ट है, यानी होमोजेनस गैसियस इक्वेशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन Kc, तो क्या होगा? ये NH3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम, और जो ये नंबर है, ये नंबर ऑफ मोल है, ये पावर में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जैसे आ गया स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, पावर में आ गया सब। तो NH3 की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 कंसंट्रेशन का जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी क्या आ जाएगी? पावर 3 आ जाएगी, यानी क्यूब आ जाएगी। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Kc लिख सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन मैंने लिखा 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3 गैस। ठीक है। तो इसके लिए हम अगर Kc लिखना चाहें तो क्या होगा? इस रिएक्शन के लिए अगर Kc लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? Kc इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये क्या है? प्रोडक्ट है SO3, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, अपॉन SO2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ये भी 2 मोल है, इनटू क्या हो गया? O2 कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? ये जो Kc है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ठीक। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर। आंशिक दाबों के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? ठीक है माय डियर, पार्टिकल प्रेशर भी हमने आपको बताया है, गैसियस स्टेट हम आपको पढ़ा चुके हैं,
और पार्टिकल प्रेशर के विषय में भी आपको बता चुके हैं। देखिए, पार्टिकल प्रेशर ऑफ ए गैस, जो भी कोई गैस है, गैसियस सब्सटेंस है, वो प्रोपोर्शनल होता है इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मोलर सांद्रता के जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगर मान लीजिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उसका पार्टिकल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। जो भी कंपोनेंट है उसका जैसे जैसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ मोल जैसे जैसे इंक्रीज होते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसका पार्टिकल प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी होमोजेनस गैसियस इक्वेशन के लिए। किस प्रकार से करेंगे? यही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिया है। कंसीडर द रिएक्शन A प्लस B, दोनों गैस हैं, बना रहे हैं C प्लस D, ये भी दोनों गैस हैं। इसके स्मॉल a मोल हैं, B के स्मॉल b मोल हैं, C के स्मॉल c मोल बन रहे हैं और D के स्मॉल d मोल बन रहे हैं। तो जब इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको हम Kp से रिप्रेजेंट करते हैं। Kc का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, Kp का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर्स। ठीक है, तो Kp इक्वल टू क्या होगा? Pc। क्या होगा? Pc। Pc का मतलब है पार्टिकल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, और जो भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो पावर में आ जाएंगे, यानी पावर C आ गया। इनटू क्या होगा? Pd। Pd का मतलब है पार्टिकल प्रेशर ऑफ D एट इक्विलिब्रियम, और जितने इसके मोल होंगे वो आ जाएंगे पावर में। Pd मतलब पार्टिकल प्रेशर ऑफ D का पावर स्मॉल t, अपॉन में क्या आ गया? Pa। Pa का मतलब है पार्टिकल प्रेशर ऑफ A, उसकी पावर आ जाएगी नंबर ऑफ मोल जितने होंगे। A है स्मॉल a है तो स्मॉल a आ गई, इनटू Pb पार्टिकल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर B का आंशिक दाब। ठीक है, और जो भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो पावर में आ जाएंगे, Pb की पावर स्मॉल b। तो यहाँ पे जो Kp है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन किन टर्म में है? पार्टिकल प्रेशर्स के टर्म में है। ठीक है, और ये जो Pa, Pb, Pc, Pd यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये इन सभी गैसेस फॉर्म में, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसेस फॉर्म में है, क्योंकि होमोजेनस इक्वेशन है ये। तो ये इक्विलिब्रियम पर जब सम में स्थापित हो जाए तो उस स्थिति में A, B, C, D जो गैसेस हैं इनके ये पार्टिकल प्रेशर्स हैं, यानी कि आंशिक दाब है। ठीक है, अब बात करें इसी रिएक्शन के लिए, अगर हमें Kp जो है लिखना है तो कैसे लिखेंगे? N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखेंगे Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PnH3। PnH3 का मतलब है NH3 का पार्टिकल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब चूंकि 2 मोल है तो PnH3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? Pn2, एक ही मोल है तो Pn2 हो गया, यानी नाइट्रोजन का पार्टिकल प्रेशर। ठीक है, और PH2 हाइड्रोजन का पार्टिकल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और PH2 की पावर क्या आ गई? क्यूब आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी होमोजेनस रिएक्शंस के लिए हम इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।